अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवा हफ्ते का पहला हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी मोहतरमा जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, क्या हाल चाल है? आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाएं। देखिए, शुक्रिया तो गैरों का होता है, अपनों में ये इस तरह के तकल्लुफात नहीं बरतते। आप जब भी बुलाते हैं अल्लाह जानता है, मैं तो इतनी खुशी महसूस करती हूँ। अस्पताल मेरा अपना प्रोग्राम है और फिर खास तौर पे जुनैद साहब आप हमारे शहर के दामाद हैं, तो इसलिए जब आप बुलाते हैं तो मैं तो दिल में कह रही होती हूँ, वह तो सदिया में उड़ती आई, तेरे प्यार ने होश बुलाई, माही में मेरे शहर दिया। आप मेरे शहर में ब्याह हुए तो हमारे शहर के माही हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानने की इच्छा रहा था, पिछले दिनों में टीवी पे देख रहा था कि फिरदौस आशिक अवान 11 और गवर्नर पंजाब 11 का मैच हुआ और डॉक्टर साहब ने गवर्नर साहब को बोल्ड कर दिया। थोड़ी सी तस्हीह कर ले, 11 नहीं था। अल्लाह के फजल से मैं हर जगह पे अकेली काफी हूँ। और बात ये है कि आपने अगर वो मैच देखा है तो आपने फिर सोशल मीडिया पे वो शोर गोगा भी देख लिया होगा जो पूरी दुनिया पे मचा। बल्कि आईसीसी वाले और पीसीबी वालों ने भी दांतों में उंगलियां ले ली। इतने बड़े क्रिकेटर हमसे मिस हो गए। जुनैद साहब, आपने देखा कि अल्लाह के फजल से मैंने जिस खिलाड़ी को आउट किया है वो कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर था। और फिर उससे भी बढ़ के ये कि इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। इंग्लैंड रह के आए हैं, इंग्लैंड की तरफ से तो नहीं खेले हुए। जुनैद साहब, बात सियासत की हो रही है। हम सियासत के खिलाड़ी हैं। हम जब क्रिकेट का गेंद या बैट पकड़ते हैं तो उसमें भी हम सियासत से आउट करते हैं। इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई स्टार मिल गई। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी गेंद पे मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का खिलाड़ी आउट किया। और फिर उसके बाद जुनैद साहब, आपने वो मंजर भी देखा होगा जब मेरी बैटिंग की बारी आई और मौसूफ ने गेंद फेंका और शानदार छक्का लगा। हकायक को ट्विस्ट ना करें, आप पहली गेंद में बोल्ड हो गई थी, लेकिन आपने फैसला मानने से इनकार कर दिया। आपने कहा मैं बैटिंग करूंगी और इंशाल्लाह आप यकीन भी करें, देखिए पहली बॉल नो बॉल, पहले मुझे वफाक से नो बॉल पे निकाला। जी हाँ, ये नो बॉल जो होती है इसका देखे ना, अब सोशल मीडिया जो है और वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये लोग बगैर सोचे समझे, बगैर देखे जांचे फौरन ही खबर फैला देते। जब वफाक से भी मुझे आउट किया गया था तो वो नो बॉल, मगर मुझे कोई एक्सप्लेनेशन का मौका ही नहीं दिया गया। मैं ये बता ही ना सकी कि ये नो बॉल है, खुदा के लिए ऐसे ना करें। मगर चूंकि मैं सच्ची थी, अल्लाह की रहमत मेरे साथ थी और मैंने दूसरे गेंद के ऊपर खेलना शुरू किया। ठीक है, अब आपने शॉट लगाया था लेकिन वो छक्का नहीं था, ये गेंद पास ही उतरी थी। झाड़ियां पर्सनल मिले शॉट मैंने छक्के की मारी थी, आगे अब झाड़ियां थी उसमें गेंद फंस गए तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन गौरी साहब, आप तो माशाल्लाह क्रिकेटर हैं। आप जब मोहल्ले में खेल रहे होते हैं तो आप लोग इसी तरह के छिक्के चौके तय करते हैं कि अगर किसी के छत पे चला गया गेंद तो छिक्का, छत पे बिल्कुल साथ हो। तो इसी तरह वो झाड़ियों में गेंद फंस गया तो मैंने तो छिक्का ही लगाया है। असल बात ये है कि डॉक्टर साहब की नीयत जो थी वो छक्के की थी। असल में नीयत ही मैटर करती है। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू लेते हुए भी अपनी नीयत साफ कर लें तो मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम मेरे लिए काफी सूदमंद साबित है। अच्छा, इसके अलावा एक और कारनामा भी सामने आया है। डॉक्टर साहब फुटबॉलर भी बहुत अच्छी निकली है, जबरदस्त किक मारी है फुटबॉल। जुनैद साहब, क्रिकेट को तो मैंने सियासी मजबूरी से हाथ डाला, वरना फुटबॉल का तो मैं हिस्सा रही हुई हूँ। मैं जब स्टूडेंट थी तो अपने कॉलेज की टीम का हिस्सा होती। अच्छा, बगैर फुटबॉल खेलती थी? नहीं जी, जो फुटबॉल मैच होता सी बाउंड्री पे बैठ के भुजी दाल खाती वो खेलती थी तो टीम का हिस्सा थी। इसलिए आपने किक बहुत अच्छी मारी है। जुनैद साहब, भी मैंने बगैर उछले किक मारी थी क्योंकि मेरे ज़हन में था कि अल्लाह ना करे अगर मैं गिर गई, सियासतदान डिग गया हो तो फिर कौन चुकदा है। इतने सारे शुगर वेखन लग पए। सही कह रहे हो आप, डिगिया सियासतदान ते डिगिया अंडा चुक भी लो तो किसी काम का नहीं रहता। ऐसे ही कह रही है, अंडा तोड़ने वाली चमची। देखिए कैसा अजीब मामला है कि जिस दिन डॉक्टर साहब ने फुटबॉल खेला है, अगले दिन मैराडोना फौत हो गया। नहीं जुनैद साहब, वो तो एक बहुत अजीम खिलाड़ी था और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा उसके जाने का दुख मुझे हुआ। मैं समझती हूँ कि जिस तरह सियासत में मशीर इत्तलात कभी कभी अच्छा मिलता है, इसी तरह गेम में भी कभी कभी प्लेयर अच्छा मिलता है। जुनैद साहब, मशीर इत्तलात को हिलाया जाए तो इसी तरह सारी सियासत हिल जाती है, जिस तरह अच्छे फुटबॉलर के जाने से सारी टीम मिल जाती है। वजीर इत्तलात मिल जाते हैं, मशीर इत्तलात अच्छे नहीं मिलते। सियासत से याद है कि ये जरा जो अपोजिशन की तहरीक है, एहतजाजी तहरीक, इसकी तरफ भी आए ना जरा। मैं किस लिए आऊँ जुनैद साहब, मैं एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, मैं बाशऊर शहरी हूँ, मैं SOPs का ख्याल रखूंगी। मुझे क्या जरूरत है तहरीक की तरफ आऊँ जी, बल्कि मैं तो दूसरे लोगों को भी ये नसीहत करूंगी कि खुदा के लिए SOPs का ख्याल रखें, जलसे जुलूसों रैलियों की तरफ मत जाएं। इस वक्त कोरोना बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। लेकिन आपा, अगर ऑपोजिशन वाले SOPs का ख्याल रख के जलसे कर लें तो इसमें क्या हर्ज है? देखिए, ये बचकाना बात है, जलसे जुलूसों में SOPs का ख्याल रखा ही नहीं जा सकता।
मास्क पहन के कोई सियासतदान कैसे तकरीर कर सकता है, और अगर करेगा तो उसमें धोखा दे सकता है। मास्क से भी चोमू कोई होर हलाई है तो पीछे तकरीर बह के कोई और करे, जिस तरह आप लोग ड्रामों में करते हैं, आगे को और मुंह लगा तो पीछे को और गाना गा दिया। जलसा काम और टिकटॉक ज्यादा लगेगी। इसलिए मैं समझती हूँ कि जल्द से जुलूस नहीं होने बहुत चाहिए। सही। फिर सारे सियासतदान जब मास्क पहन के तो स्टेज के ऊपर बैठ जाएंगे, तो जो लाखों का मजमा होता है वो बेचारा जिसका फैन है उसकी शक्ल ही नहीं देख पाएगा, तो उन बेचारों को किस लिए खजल किया तो स्टेज काम और पुतली तमाशा ज्यादा लगेगा। तमाशा लगना शुरू हो जाएगा। जुनैद साहब आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं समझती हूँ लोगों को भी मैं ये अपील करूंगी कि अपना आधा लीडर वेखन की बजाय ढाई बहु, जब अल्लाह पाक पूरा लीडर देखने वाले हालात बनाएगा तो निकल आना। लेकिन आप इनडायरेक्टली मान गए हैं कि मजमा लाखों का होता है। काका जो कोरोना को डराना होवे तो फिर इंजी कहना पड़ेगा, तो उन्होंने जलसा फेल करना होवे तो फेल कही जाए कि 5 बंदे सब तेरे दिन अल्लाह तेरे जेन में छोटा है, उस वक्त फिर जलसे को जलसी कहना पड़ेगा। अगर जब लोगों को डराना हो तो यही कहना पड़ता है ना, लाखों का मजमा है, कोरोना बड़ी तेजी से फैलेगा, आगे लिए घर बैठे। अगर मुझसे पूछता है ना जलसे और जलसी में क्या फर्क, मैं तो यही बताता हूँ अगर गोगा जाए किसी में तो वो जलसा है, जुल्फी जाए तो जलसी है। सारे जुल्फी जिडे होते तो गुजरावाला में हमने देखा है कि आप किसी इज्तिमा से खिताब कर रही हैं तो आपने वहां पे मास्क नहीं पहना हुआ था। जुनैद साहब ये भी आप मीडिया वालों की मेरा ख्याल है चालाकी है। आपने मुझे इतना शूट किया, आप जरा कैमरा मेरा पूरे पाँव तक अगर ले जाते तो लोगों को ये पता चलता कि मेरे हाथ में कुछ ना लिखा है, बुना हुआ चिड़ा पकड़ा हुआ जो मैं साथ साथ खा रही थी। जी हाँ, कैमरा नहीं खुला, इन्होंने इतना कैमरा रखा है मिड शॉट जैसे आप लोग। अगर फुल शॉट होता तो लोगों को पता चलता कि फिर दौसा पर उस चिड़े की वजह से मास्क नहीं पहना, और मास्क पागले चिड़ा नहीं चबया जाता, पता लगे बोटी दे नाल मास्क भी चब ले और बात ही ला फेरे ते दंदे चो धागे निकलेंगे। अच्छा, तो मास्क ना पहनने की वजह गुजरावाला का चिड़ा था जुल्फी साहब जी। ये वाला नहीं, ये नहीं थी वाला सी बंदो रे ही बोल के खा। माशाल्लाह बाजी, जिस तरह आप हर शोबे में महारत रखती हैं, आप बहुत जल्द फवाद चौधरी साहब को काट देंगे। लेकिन मौली साहब मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं, मैं तो कहती हूँ कि मेरा शिबली फराज साहब से भी कोई मुकाबला। ये भुट्टो ऐसा इलाज क्यों नहीं कराते? जिन्हें हर थोड़ी देर बाद दौरा पैदा किसी डॉक्टर नहीं वहाँ बात हो रही है वजारत इत्तलात और नशरियात की, और मैं समझती हूँ कि ना मेरा फवाद चौधरी साहब से कोई मुकाबला है और ना ही मेरा शिबली फराज साहब के साथ कोई मुकाबला। अब आप इतनी अच्छी वज़ीर इत्तलात है तो फिर पहले आपको क्यों निकाला? इस गल का हले तक नवाज शरीफ को नहीं पता लगन दिया कि मुझे क्यों निकाला, तो मैं तो उन्होंने बात कटी गई। लेने छोटा सा वक्फा। भाईजान, आज से 12 साल पहले हिंदुस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया था जिस पर हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया हिला के रखती थी। जाहिर है कि वो वाकया अपने अंदर बहुत एक हौलनाक और खौफनाक वाकया था, और वो था मुंबई हमले। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज 12 साल गुजरने के बाद भी हिंदुस्तान एक रत्ती बराबर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किसी प्रॉपर फोरम पे साबित नहीं कर सका। लेकिन दुनिया आलम को उसने ये बात अपना फतवा जारी करके साबित कर दी है कि इसके पीछे पाकिस्तान अब जरा अपनी यादों के घोड़े पीछे दौड़ाओ। हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि कैसे मतलब उन्होंने पूरी एक कॉक एंड बुल स्टोरी बनाई थी कि जी कश्तियों में बैठ के आए और फिर हमें उन कश्तियों में लाइफ बॉय के रैपर्स मिले, कैसे दहशतगर्द थे जो चंद घंटों के दौरान हिंदुस्तान पहुंच गए और इतने बेवकूफ थे, इतने अहमद थे, सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेके गए थे अंदर वहां पे, और उनके रैपर्स भी तरीका तौर पे वहां छोड़े थे। अब एक और बात कि जब उन्होंने कहा कि जी अजमल कसाब के अलावा जो 9 उसके दीगर साथी हमलों में मारे गए थे, उस वक्त के हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ये चीख के थक गए थे कि बाबा आपने इतना लंबा चौड़ा आपने केस बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में आप शोर मचा रहे हो, ये जो 9 लोग हैं इनकी कोई एक चीज हमें दे दो, इनकी तस्वीर हमसे शेयर कर लो, इनके फिंगरप्रिंट्स दे दो, इनके डीएनए दे दो, इनके दौरान जो बार-बार ये बात कह रहे हो कि जनाब अली इन्होंने आपस में गुफ्तगू की है और 7 मोबाइल सिमें इस्तेमाल हुई हैं, उन सिमों का रिकॉर्ड दे दो। और रहमान मलिक साहब उस वक्त ये कह रहे थे इनको कि आप ये हमारे साथ शेयर करें, हमारे पास डाटा मौजूद है, हम अगर आपका दिया हुआ डीएनए जो हमारे साथ मैच कर जाएगा तो हम आपके साथ आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शेयर कर लेंगे। मजाल है उन्होंने इनमें से कोई एक चीज भी दी हो। ये अभी मैं चंद दिन पहले बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीबीसी ये सवाल उठा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी ये सवाल उठा रहा है कि बाबा आप हिंदुस्तान का फर्ज था कि इनमें से कोई एक चीज तो पाकिस्तान के साथ शेयर कर ले। फिर तुम्हें याद है अजमल कसाब जो अब जिनका जो मुय्यना तौर पे हमारे शहर उगाड़ा से है, दिपालपुर से है, अब मुझे तुम बताओ कि उगाड़े मैं मतलब उर्दू बोलता हूँ, आज मैं बड़ी अपने सबल को उर्दू बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लहजे में जो पंजाबी शेड है वो साफ पकड़ा जाता है, ठीक है। और दिपालपुर का एक बंदा जब जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला है, सारी बकवास थी, मैं बहन के अंदर गया, वो लाइफ बॉय लेकर तो पैसे लगाएंगे,
तो पहली बात तो ये है कि इंडिया पहुंचने से पहले बंदा वो लाइफ बॉय साबुन जो है रास्ते में समुद्र में किसी मच्छी को दे दे कि आप सारी जिंदगी तो बगैर साबुन तो ना थी जा रहे हैं। तो मेरा मतलब है वाकई ये छोटी छोटी चीजें जो निशानियां वो गिना रहे हैं, ये तो एक बाकायदा मजाक नहीं। आप दूसरी तरफ देखो कि जब LOC पे जो हिंदुस्तान की खिलाफ वर्जी है और ऊपर से फिर उन्होंने जो दावा किया कि हमने इतने पाकिस्तानी फौजी मार दिए, हमारे इनके थे उसे, और दरअंदाजी भी उन्होंने पहले की, फिर बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट सारी। जब हमारे DG ISPR ने और हमारे वजीर खारजा ने एक ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलम की थी और बताया था दुनिया आलम को कि ये देखें कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, उस दिन हमारे पाकिस्तान के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान पे इल्जाम लगा के हम क्या बात साबित करना चाहते हैं। यानी वो एक झूठा केस लेके दुनिया के सामने पेश कर रहा है और अपने तय साबित करने में भी कामयाब हो गया। हम चीख रहे हैं कि हमारा एक सच्चा केस है, कि दुनिया आलम मतलब सुने दुनिया हमारा केस, और हमारे अपने लोग इस पर इतराज कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जी नहीं, वो मेरा मतलब है कि अकल का जो कांटा होता है वो किसी भी सामने हो सकता है, कहीं पे भी ये तो नहीं होता कि जिस सामने अकल का कांटा हो उसके ऊपर पराली उगी होती है। अच्छा, वो कह रहा है कि जो दिन गुजरते जा रहे हैं वो तो हिंदुस्तान की परेशानियां बढ़ती जा रही है। अब वहां पे मकबूजा कश्मीर की तुम सूरत देखो कि वहां पे इंडिया को किस सूरत का सामने है कि आज से पहले जो जितनी भी हिंदुस्तान नवाज जमातें थी ना, वहां की शेख अब्दुल्ला वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी थी, फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी वो जमातें हैं जो इंडियन नवाज समझी जाती थी, हिंदुस्तान की हामी समझी जाती थी। अब इन सब जमातों ने मिलकर अपना एक अलग अलायंस हिंदुस्तान के खिलाफ बना लिया। अब फिर हिंदुस्तान ये इल्जाम कर रहा है कि इन जमातों के पीछे भी पाकिस्तान है और ISI है। जो हम अपने कोयटे और अपना बलूचिस्तान में बाकायदा मुस्तनद सबूत दे रहे हैं, ऐसे शौके हैं और ऐसे वो अल्लाह माफ करे तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए कि जहर से भरे हुए हैं उनमें कुछ अनासर। वो आज भी देखें 75 साल हो गए पार्टीशन हुआ हासिल किए, आज भी वो बेकरियां बंद करवा रहे हैं। ये ट्रैफिक मेकर्स नाम क्यों है? मुंबई में भी और लखनऊ में भी। हाँ जी, यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जलंधर स्वीट में दिल्ली स्वीट्स है, जलंधर है, आम है, अमृतसर ये रीसा है, कभी सोचा भी नहीं है कि भाई ये चले पुराने नाम रखे हुए हैं, कोई ऐसी बात। आप देखिए कि वहाँ पे और बेशुमार ऐसे याद है कि एक दोस्त ने एक दफा बताया था, उधर से वो होके आया था, तो उसने बताया कि अमृतसर में गुजरावाला ज्वेलर्स भी है। तो किसी ने किसी का नाम रखा हुआ, किसी ने किसी शहर से नाम मंसूब किया हुआ था, या एक शहर का रहने वाला अगर किसी दूसरे शहर में जाके काम करता है तो इस तरह नफरत आज तक जहन में और दिलों में होना जो है, और इस तरह आप जाके तो दुकानों पे हमले कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, तो लानत है आपकी सोच पे और आपको कुछ आपकी तंग नजरी पे लानत है आपके। आप कहते हैं हमें है कि जी हम आज तक शरारतें कर रहे हैं, शरारतें को आप लोग करें। आपका तो हर दूसरा वाकया जो है वो एक शरारत से भरा होता है और नफरत से और जहर से, और आप फिर उसको साबित भी नहीं कर पा रहे होते कि इसकी वजह क्या है। मासी भाई इसके नफरत है। हाँ जी, नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं स्कूलों की बंदिश के ऐलान के बाद अपने प्यारे नोमी से। शाम सवेरे हुन मौज शाम सवेरे हुन मौज जुनैद अंकल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पता किस लिए खुश हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ना बुजुर्गों से बातें सुनती है कि कितनी देखे यहाँ पे सियासत के अंदर फुकदान है लीडर्स का कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हमारे पास होता ही नहीं। तो देखे आप एक प्राइम मिनिस्टर के होते हुए हमें अगला प्राइम मिनिस्टर भी मिल गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कौन है? ये जो शफकत अंकल है, माशाल्लाह जिस तरह का उनका विजन है और जिस तरह वो आवाम के और खास तौर पे यंगस्टर्स के वो मोशन इतने बड़े, मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जब हम जवान हो मुल्क की बागडोर संभाले तो इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मेरे कान पक गए ये बात सुन के। आपके कान तो हर अच्छी बात पे पक जाते हैं। अगर अल्लाह ने हमें ड्रीम एजुकेशन मिनिस्टर दे दिया है तो इससे अच्छी और कौन सी बात है। एजुकेशन में ही देखे, सब कहते थे कि एजुकेशन नहीं अच्छी हो रही इस मुल्क की, तो अल्लाह ने ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर दिया है जो धड़ाधड़ तालीम फैला रहा है। वरना आपने कभी सोचा था कि मैं मैट्रिक कर जाऊं, तो चाहते कि मैं फर्स्ट ईयर भी इस तरह के ये कर जाऊं, और इसमें कौन सी बुरी बात है। तो देखे, मैं तो कहता हूं कि जब तक ये मौजूदा जो नस्ल है ना, ये ग्रेजुएशन ही ना कर जाती, कोरोना की अनाउंसमेंट जारी रहेगी ताकि SOPs के तहत लोग धड़ाधड़ तालीम हासिल करेंगे। तो फिर देखिएगा, अगर मुसलमानों के साथ अगर दुश्मनी ना जहन में हो तो इस दफा नोबेल प्राइज एजुकेशन में बनता ही शफकत अंकल। यार नोमी, इस बार नोबेल प्राइज तो उनका बनता है जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन इजाद की। किस तरह ऑनलाइन पूछेगा उनको जो बना रहे हैं वैक्सीन कोरोना की। देखे मेहनत तो हम कर रहे हैं, हमको मेहनत से तो नहीं ना भागते। आप देख लो, जब वो वैक्सीन तैयार करके फाइनल सैंपल डाल रहे होंगे ना तो आज से क्रिकेट उठ जाए।
खुदा का खौफ करो, मनहूस बातें कर रहे हो तुम। मनहूस बातें क्या कर रहे हो? ये तो यंगस्टर्स के दुश्मन लोग हैं। नहीं साहब, जब भी ऑनलाइन क्लास लेते हुए इसको कॉल किया है, ये नेट पे मिलेगी। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोरोना इंसानियत पे क्या वक्त ले है कि सर के हाथ में लैपटॉप लग गए। और जब आवाज देते हैं उस वक्त अगर कहीं आंख लग गई है तो फिर क्या हुआ? सबसे बड़ी बात तो स्टूडेंट्स के लिए रजाई में से निकलना ही होता है। वो तो हम निकल जाते हैं, 24 घंटे लिहाज में रहते हैं, 24 घंटे। डैडी सर्दी है डैडी, रजाई में बैठ के भी आप क्लास ले सकते हैं। आप रजाई में बैठ के अगर आपने घुटनों पे लैपटॉप रखते तो क्लास ले ले, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? वैसे भी देखना, सच्ची बात तो ये है कि जिस तरह क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई होती थी ना, ये नेट पे उस तरह पढ़ाई नहीं होती। आपको एक मिनिस्टर से ज्यादा अक्ल है। एक एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है कि घर बैठ के आप क्लासें ले सकते हैं और छुट्टियां करनी चाहिए। तो ये तो आप देखें गवर्नमेंट होता हूँ हाजिर में। मैं आपको जुनैद अंकल बताता हूँ, सबसे बड़ी बात होती है कि आप उठ के तैयार हो गए तो आप क्लासरूम में जाए। तो अब तो क्लासरूम घर में नेट ही है ना, लैपटॉप के सामने बैठना ही है ना क्लास में ऑनलाइन। तो मैं आके तो लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ और गेमें खेलनी शुरू कर देता हूँ। ये तो आप कह नहीं सकते, गलत बात है। डॉक्टर साहब का नाम ही भूल गए हैं, जस्ट रिंग आते वो हमको छुट्टियों वाले हैं, वो छुट्टियों वाले हैं। तो ठीक है ना, वो हमारे पॉपुलर ट्रेन मिनिस्टर है, हम तो उनके लिए नारे बना रहे हैं। आप खाएंगे सेब और अमरूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद। सारा दिन करेंगे उछल और कूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद। हर आवाज में बच्चा घर में मौजूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद। तालीम का नहीं रहेगा वजूद, शफकत महमूद, शफकत महमूद। देखिए अल्लाह माफ करे, किस तरह की बात कर रहे हैं। जो शख्स बेचारा मुल्क के कोने कोने में एजुकेशन पहुंचा रहा है, उसके मुतालिक ये लोग क्या है। अच्छा नबी मेरी बात संजीदगी से सुनो, देखो इस बात को इस तरह मजाक ना बनाओ। हुकूमत ने इंतहाई मजबूरी के आलम में एसओपीज के तहत बच्चों को छुट्टियां दी हैं और तुम लोगों को बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि घरों में रहें और घरों में भी एसओपीज का ख्याल करें। अब तुम लोग माँ बाप को तंग कर रहे हो कि मरीज चले, नाराज चले, कहां चले, बर्फबारी देखनी है, क्या खौफ करो। उनके नाम में भी कोरोना है, उधर ठंडा कोरोना है, कोई ठंड रेजिस्ट नहीं। कई जगह पे सांप खतरनाक नहीं होता, कई जगह पे जहरीला होता तो वो भी सांप है और वो भी सांप है। ये तो नहीं होता कि जो सांप जहरीला नहीं होता उसे आप बकरा कह दे। हम तो घर बैठ के ही तो दिल में ही शफकत अंकल के लिए गा रहे होते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी। देखिए असल में टीचर्स भी दिल में से खुश है। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में चीखते हैं कि हम किताब दोस्ती से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बल्कि खत्म ही होती जा रही है। आज आपको इसकी वजूहात में से एक वजह बताने लगा हूँ कि वो क्या है। किताब एक तो चलो मोबाइल ने भी काफी मदद की, मगर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी किताब से दूरी पैदा करने में। मैं अपने गुजरांवाला की आपको एक मिसाल सुनाने लगा हूँ जो बड़ी अहम है मेरे ज़हन में। तो महाराजा रंजीत सिंह ने जी लाहौर फतह करने से पहले गुजरांवाला को अपना दारुल हुकूमत बनाया और उधर एक बाग था जिसे शेरावाला बाग कहते थे। हमने बचपन में देखा, वो उसके जो गेट के थंब थे ना उनके ऊपर शेर बने हुए थे, इसलिए उसे शेरावाला, इसलिए नहीं कि नूली का बाग, उसका उस वक्त शेर बने हुए। उस बारादरी में जो वो रंजीत सिंह ने बनवाई थी, उसकी बालाई मंजिल के ऊपर उसने एक लाइब्रेरी बनवाई। अच्छा। और वो लाइब्रेरी जो है वो इतनी पसंद की गई, ये बोले जमाने की बात है कि लोग उधर रात जाना शुरू हो गए, लोग वहां बैठना शुरू हो गए। अच्छा फिर मुझे जो अपनी उम्र में वाकयात याद है बचपन में, या जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुने हुए हैं, 1966 में गुजरांवाला शहर में एक सिटी पुलिस ऑफिसर लगे थे जिनका नाम था ख्वाजा तुफैल मरहूम। अच्छा। आपको मजा आएगा सुन के, ये जो जमात इस्लामी के हाफिज सुलेमान भट्ट साहब हैं, मैंने कई दफा रहे हैं और बहुत बड़े मुकर्रर हैं, बड़े कमाल आदमी हैं, बाकिरदार शख्स। उनके वालिद साहब थे वो ख्वाजा तुफैल साहब। आजकल हाफिज सलमान भट्ट साहब की तबीयत नासाज है तो उनके लिए दुआ सेहत की भी अपील की। अल्लाह पाक करम करे, वो तो सदा ही खैर है, उन्होंने हलाल खाया हुआ है। ये आपको मैं उनके वालिद साहब का बताने लगा हूं। इतने वो धड़ल्ले वाले और नेक आदमी थे कि उन्होंने ना जी नौजवानों को कह के ना, जब वो 1965-66 की बात है, बल्कि इससे भी पहले वो 2-3, उन्होंने वहां पे एक अदबी तंजीम बनवाई। बच्चों को कहा कि अदब की तरफ राग़िब हो, बजाय ये जुराइम की तरफ इनका ध्यान जाए। तो मसरूफ रखने के लिए और इल्म बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां पे हल्का अरबाबे इस्लाह के नाम से एक तंजीम बनवाई। अच्छा। उस तंजीम ने बाकायदा हफ्तावार उस लाइब्रेरी में अदबी प्रोग्राम, अदबी बैठकें शुरू कर दी। अच्छा। 1966 में ना जी इन लोगों ने सबने ना मिल मिला के तो वो शेरावाला बाग की एक नुक्कड़ में 4 कनाल का टोटा लेके ना, खासी टोटा, उस पे वो लाइब्रेरी बना दी। अच्छा, इस लाइब्रेरी का नाम जो है ये जस्टिस दीन मोहम्मद, एक गवर्नर सिंध होते थे, वो गुजरांवाला के थे और बड़े अदबी आदमी थे, उनके नाम से मंसूब किया था। अच्छा। ये जो जस्टिस दीन मोहम्मद लाइब्रेरी है, ये फिर बारादरी से उठा के तो उस 4 कनाल के टोटे पे इमारत बना के उसमें मुंतकिल कर दी गई।
बेशुमार उसमें किताबें थी जी। और लोग बाकायदा, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वहां पे बाकायदा रश होता था। हाँ, अच्छा। उस पुराने दौर में भी टाइम पे। खवातीन बच्चियां भी आगे वहां बैठती थी अच्छा। और किताब मुतालिया करती थी। का मुतालिया करती थी और बड़ी किताब दोस्त उस वक्त होते थे नौजवान, जी। तो वो बड़ा अच्छा, वो लाइब्रेरी में बड़ी रौनक थी। पता नहीं क्या नहुसत छाई है या क्या हुआ है कि उस लाइब्रेरी को देख के मेरा रोना ही निकल गया। यार ये क्या हुआ है? आप देखिए कि वहाँ 8 लोग थे, छोटी छोटी बातें हैं जी जी। जो कि थोड़ी सी नजर चाहती हैं, किसी चीफ सेक्रेटरी साहब की, या वो चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ी बात है, डिप्टी कमिश्नर साहब की जनाब की छोटी सी नजर चाहती है, या हुक्मरानों के में से किसी को होश आ जाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे हुक्मरान, बड़े बड़े पढ़े लिखे बहू, आला तालीम याफ्ता, और किस लाइब्रेरी के साथ की है? जो एक रंजीत सिंह जो चिट्टान पढ़ता, चिट्टान पढ़ता, पढ़ लिख नहीं सकता था वो बंदा, उसने लाइब्रेरी बनाई। तो जो इस दौर के जदीद दौर के जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कर रहे हैं उसके साथ? 8 उसमें बंदों का अमला था, अच्छा। जिनमें से 6 जो है वो पीपल्स कॉलोनी में मॉडल बाजार बना था, उधर वो टीने की रखवाली कर रहे हैं, कदूरों को देख रहे हैं, पार्क के बीच में से सुनियां ढूंढ रहे हैं, वो तो चले गए, बाकी सिर्फ 2 रह गए। वो 2 बंदे जो वो बेचारे क्या कर सकते हैं? काफी नहीं कर सकते, 4 कनाल पे फैली हुई है। फिर उसका जो अपना है बिल्डिंग जो है उसकी बेड़ा गर्क हो गया, लेंटर, उसकी दीवारें, उसके दरवाजे, वो कीड़ा लग गया हुआ है किताबों को, बेड़ा गर्क किताबों का होगा, बदबू अंदर फैली हुई है और बाकायदा बखुदा उस लाइब्रेरी में घुसने डर लग रहा है कि या ये किताबों के पीछे जिन निकलेगा तो या फिर निकलना तो जिन नहीं है, उधर ना पावे कुछ और। इतनी बुरी हालत है और पानी के साथ, बारिशों के साथ, सीलिंग के साथ उसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है सारी बिल्डिंग का, किताबों का। कोई पूछने वाला कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल करने वाला नहीं है, कोई बंदा ऐसा, कोई वहां पे देखे करोड़पति अरबपति लोग सिर्फ ये है कि किसी की तवज्जो की जरूरत है और किसी के दिल में अगर अदब की और मुतालिया की थोड़ी सी भी रहमत मौजूद हो तो उसमें 4 पैसे लगा के तो वो उसको ठीक करा। अगर इन्हीं 4 कनालों पे कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब की कोठी होती, उसकी मेंटेनेंस देखते तो कैसे होती? उसकी हर 3-4 साल 5 साल बाद सुनना चाहिए 10 करोड़ का बजट मुख्तस कर दिया गया उस कोठी की ज़िबाइश के लिए। और वो जस्टिस दीन मोहम्मद जो लाइब्रेरी है वो पूरे गुजरांवाला के लिए मैं कहता हूँ एक शर्म का निशान बनी हुई, पूरे गुजरांवाला के लिए। 2006 में मुझे याद है कि 14,000 किताबों की तादाद थी उस लाइब्रेरी में, जिसमें बड़ी बड़ी अहम किताब थी। एक तो सारी किताबों का बेड़ा गर्क हो गया और दूसरा इन 14 सालों में अगर एक किताब नहीं बढ़ी, तादाद वही है। मैं तो कहूंगा देखिए कोई किसी ने ना एहतजाज किया, ना वहां पे किसी ने कोई आवाज उठाई है यार खुदा के वास्ते इसको भी देखें। ये यहाँ पे आके अदबी महफिलें होती थी, अदबी बैठकें होती थी शहर के अंदर। और फिर गुजरांवाला वो शहर है, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, आप शुरू हो जाए मौलाना जफर अली खान, इतना बड़ा आदमी गुजरांवाला की तारीख में हुआ है अदब के हवाले से। ये बादशाह इवन जिस वक्त वो थे जिंदा, तो वो गुजरांवाला का जिला था उनका जी, जलियाला शेर खान गुजरांवाला। बेनतहा मुन्नो भाई, ताउल अक्कासी, नून मीम राशिद, डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर, कृष्ण चंद्र, डॉक्टर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम, इतना बड़ा नाम अदब में हुआ है। और फिर अभी तक वहाँ पे प्रोफेसर जावेद इकबाल जैसे लोग अदब के साथ जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा लिखने वाले और काम करने वाले लोग जो है, हसीन कादरी बहुत बड़े गुजरांवाला के बहुत बड़ा कलाकार जो है। ये हमारे अखबार में देखे, मौलवी महबूब साहब पहला अखबार निकाला, उधर मौलाना महबूब साहब एक होते थे जिन्होंने महबूब आलम हाई स्कूल, मौलाना महबूब आलम, मौलाना अता मोहम्मद, ऐसा शख्स हुआ है वहां पे हैरानकुन। तो अदब का उसका ये हालत है कि वहां की जो एक पॉपुलर लाइब्रेरी है वो खंडर का समावेश कर रही है और अंदर से इतनी बदबू और घिन आती है उसके अंदर घुसे तो कि बाखुदा शर्म से सर नीचे हो जाता है। और किसी ऐसे मोहतबर आदमी को, किसी बाख्तियार बंदे को ये ज़हन में ख्याल नहीं आया कि ये और कुछ नहीं तो आप अदब का ही कुछ ख्याल करें, इसको 4 पैसे लगा कर। नाज़रीन, ये था आज का सवाल और आज की छोटी सी बात ये दुरुस्त है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिछड़ जाए तो जिया भी नहीं जाता। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।